जावेद साहब, मैं तो ये देख रही हूँ कि दूसरी बार ये बात की गई है बिलावल भुट्टो साहब की तरफ से। कहते हैं कि मुल्क को चलाने का जो पुराना तरीका है वो छोड़ देना चाहिए। एक दफ़ा उन्होंने ये बात पार्लियामेंट में भी की थी। देखो, बिलावल भुट्टो जरदारी एक बात समझ गए हैं कि पाकिस्तान की जो 65% आबादी है वो 30 साल से कम है। तो इसलिए जो आने वाली नस्ल है उसकी सोच और पुरानी सोच में बड़ा फ़र्क है। तो इसलिए उन्होंने गिला किया था मियां नवाज शरीफ से भी और आसिफ जरदारी साहब से भी कि आप जो तर्ज सियासत हमें विरासत में देकर जा रहे हैं तो ये हमारे लिए समझें वबाल जान है, मेरे और मरियम के लिए। मेरे और मरियम के लिए। तो बुनियादी तौर पर वो ये कहना चाह रहे हैं कि आज जिस तरीके से सियासत हम कर रहे हैं वो सियासत आगे नहीं चलेगी, जिसको कहते हैं दुश्मनी की सियासत या गाली गलोच की सियासत या एक दूसरे को जेलों में डालने की सियासत या इवन डर्टी पॉलिटिक्स। नहीं, नॉट इवन आप इस्टेब्लिशमेंट के हाथों वाली पॉलिटिक्स। ये भी उनका कहने का मकसद था। वो कहते हैं कि अब सियासत को पाकिस्तान के अवाम और जो नौजवान सोचता है उसके मुताबिक तर्ज सियासत को किया जाए। वो तो बात हो गई, ठीक बात की थी, जिसका उन्होंने अब भी जिक्र किया। बुनियादी तौर पर अब जो आने वाले 90 डेज में जो इलेक्शन होने हैं, 90 या 120 डेज में, उस इलेक्शन की सफ बंदी हो रही है। क्योंकि जब आप पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन के लिए तैयारी करते हैं तो उनको कोई ना कोई तो अपोनेंट चाहिए जिसको उन्होंने टारगेट करना होता है, चाहे वो झूठा हो सच्चा हो, वो तो एक बात की बात है। तो पीटीआई को जिस तरह पॉलिटिकली लिमिटेड कर दिया गया है और आने वाले वक्त में जो मेरी इतलात हैं उनको कैंपेन में भी बहुत ज़्यादा लिमिटेड कर दिया जाएगा, तो वो खुल के अपनी कैंपेन भी नहीं कर सकेंगे। उनके जो भी तरीके होते हैं ये सबको पता है। तो उस चीज़ के तनाजुर में उनको नज़र ये आ रहा है कि अगला इलेक्शन हमने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ लड़ना है, इसलिए अब से वो उसको टारगेट भी कर रहे हैं और उसके लिए उनको एक लॉजिक मिल गई है, बड़ी रीज़न मिल गई है। जिस तरह आज फवाद हसन फवाद को मिनिस्टर बना दिया गया है, जिस तरह हुकूमतें चल रही हैं फेडरल गवर्नमेंट में, आज चीमा बैठा है और तौकीर शाह आज भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी बैठे हुए हैं, और जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को नवाजा जा रहा है, तो उस वो खदशात हैं जिसकी तरफ उन्होंने इशारा भी किया है। और तीसरा आईजी पंजाब, आईजी सिंध जो चेंज किया गया, राजा रिफत को लगाया गया है, बड़े रेड ऑनेस्ट ऑफिसर्स हैं, और इसके अलावा जो ऑफिसर्स तब्दील हुए हैं, तो उससे पीपल्स पार्टी को ये खदशात नज़र आ रहे हैं कि उनको लिमिटेड किया जा रहा है। और उसी को वो बहाना बनाकर या उसको लॉजिक बनाकर अगरचे एंड गेम में ये तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस फिर दोबारा इकट्ठी हो जाएंगी, जो PDM+2 या PDM 2.0 की शक्ल में हुकूमत बनाएंगी। मगर इलेक्शन कैंपेन के लिए एक अवाम को समझ लें चकमा देने के लिए, चक्कर देने के लिए, चौकी देने के लिए ये प्लान किया गया है कि एक दूसरे को टारगेट किया जाए और उसी को लेके चलेंगे। और आने वाले वक्त में आप देखिएगा जो सेकंड टियर या थर्ड टियर लीडरशिप है ये एक दूसरे के खिलाफ और तेज़ होती नजर आएगी आपको, ताकि अवाम के अंदर जून जून जलसे जुलूस और इलेक्शन का माहौल बनेगा। अभी तो माहौल नहीं है ना, अभी तो धुंध है, अभी तो पता ही नहीं है इलेक्शन होने भी कि नहीं होने, अगर होने तो कब होने। जब वो धुंध क्लियर होगी फिर आप देखेंगे कि ये एक दूसरे के खिलाफ किस तरह चलेंगे। लेकिन ये लड़ाई होगी नूरा कुश्ती, क्योंकि मामलात मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकली पीपल्स पार्टी भी बड़ी लिमिटेड है। उसको भी पता है कि उनके हाथ किन किन गुनाहों में रंगे हुए हैं, तो उनको पता है कि अगर वो करते हैं तो केसेस और भी तैयार होंगे। तो इसलिए तमाम अपने अपने तरीके से प्लान के मुताबिक चलेंगे और उसके मुताबिक इवेंचुअली पीटीआई को बहुत लिमिटेड करके ये PDM 2.0 बन के हुकूमत बन जाएगी। ठीक है सर, ये बात भी एक सामने आई थी कि हसन मुर्तज़ा साहब ये कह रहे थे कि नून लीग ने इत्तेहादियों की जड़ें काटी और कुछ इस तरह की बातें भी सामने आ रही थी। तो देखते हैं कि ये आने वाले वक्तों में क्या होता है। लेकिन जावेद साहब आप इस पर क्या कहते हैं? नवाज शरीफ साहब फिर आखिरकार आ रहे हैं वापस? मियाँ साहब ने इवेंचुअली आना तो है, लेकिन ये एक कहानी है जो शुरू हुई थी 2018 में, जब एवन फील्ड और अल अजीज़िया में मियाँ नवाज शरीफ को सेंटेंस हुई थी, सज़ा हुई थी, और फिर उस सज़ा के बाद एक नया रुख अख्तियार किया गया अप्रैल 2019 में, जो बकौल ख्वाजा आसिफ के इस्टेब्लिशमेंट ने उनके साथ रब्ता किया था। सही। उस वक़्त कॉन्टैक्ट्स इस्टेब्लिश हो गए थे जब मियाँ नवाज शरीफ जेल में थे। फिर उन कॉन्टैक्ट्स का नतीजा क्या निकला कि जब मौलाना फजल रहमान ने लॉन्ग मार्च किया
उस लॉन्ग मार्च के नतीजे में उस पॉलिटिकल सीन और मुल्क की जो इकोनॉमिक सिचुएशन थी उसमें इस्टेब्लिशमेंट भी बहुत कमज़ोर हो चुकी थी और पीटीआई इमरान खान भी बहुत कमज़ोर हो चुके थे। तो वो एक ऐसा टाइम था जहां मियां शहबाज शरीफ की जो मुफाहमती पॉलिसी है, जो बैकडोर डिप्लोमेसी जिसके बारे में कहा जाता है कि डिग्गी में बैठ के या पीछे बैठ के जाते थे, वो काम आई और अच्छा। उसका नतीजा ये निकला कि मियां नवाज शरीफ साहब एयर एम्बुलेंस में 2019 को माशाल्लाह चले गए। 19 नवंबर 2019 अल्हम्दुलिल्लाह वो चले गए, पूरी पार्टी को, कौम को बेयारो मददगार छोड़ के अपनी बीमारियों का इलाज कराने, बकौल मरियम नवाज शरीफ। प्लेटलेट्स तो डाउन हो रहे थे नहीं नहीं, मियाँ मरियम नवाज शरीफ के बकौल तो उनको सर से लेकर नाखून तक तमाम बीमारियां थी, उनकी अपनी रिकॉर्डिंग है, मैं तो कुछ नहीं कह रहा। बट एनीवे ये एक कड़ी थी जाने की। फिर दरमियान में एक फिर चेंज आती है। चेंज क्या आती है? जब एक्सटेंशन का टाइम आता है। जब एक्सटेंशन का टाइम आता है तो फिर इनको वोटों की ज़रूरत पड़ जाती है। तो उस एक्सटेंशन पे फिर कमिटमेंट होती है कि मियां नवाज शरीफ साहब को एक्सटेंशन का वोट मियां नवाज शरीफ तब देंगे जब उनके तमाम केसेस क्लियर करके वापस लाए जीरो रिस्क। ठीक है, मियां नवाज शरीफ डील के बगैर कुछ नहीं करते, ये ज़हन में रखें, पक्के पैरी काम करते हैं वो। डील हो गई, एक्सटेंशन का वोट भी दे दिया मियां साहब ने, जैसे भी दिया वापस, लेकिन फिर कुछ हालात और जजेस, अदलिया की मजबूरी सामने आ गई, क्योंकि कंटिन्यूटी ऑफ जजेस चल रही थी, जस्टिस गुलजार, जस्टिस बंदयाल, जस्टिस साकिब निसार। तो ये उसकी वजह से केसेस में उनका रिलीफ मिलने के चांस कम थे, इसलिए मामलात ख़राब हो गए, जिसकी वजह से मियां नवाज शरीफ, ये मैं पक्की बात कर रहा हूँ, कि ट्रस्ट नहीं कर रहे थे जब नो कॉन्फिडेंस मूव प्लान हुई। ये चौथी कड़ी थी। तो जब नो कॉन्फिडेंस मूव प्लान हुई तब भी यही बात हुई, कंडीशन यही थी। फिर तय हुआ कि प्राइम मिनिस्टर भाई ने गारंटी दी कि मैं बनूंगा तो मैं चार, लेकिन तब भी नहीं हो सका, इसलिए कि जस्टिस बंदयाल बैठे हुए थे, सेम अदलिया बैठी हुई थी, इसलिए ये मामला कटाई में पड़ गया। अब चूंकि जस्टिस बंदयाल 16 को जा रहे हैं तो मामला क्लियर हो रहा है, तो मैं ये बस सादा सी बात ये कहूँगा कि पक्की पैरी आ रहे हैं, बातचीत करके आ रहे हैं, बगैर किसी चीज तो के आ रहे हैं। और जो केसेस का कॉम्प्रोमाइज करके, एक सेकंड, जो केसेस का मामला होगा, मुझे जो अभी तक की इंफॉर्मेशन है, जिस तरह आपने डार साहब को लेकर आए थे जहाज में बैठाकर हिफाजती जमानत देकर, जिस तरह सलमान शहबाज की हिफाजती जमानत और बाकियों की, तो इस तरह मियां नवाज शरीफ को हिफाजती जमानत दे दी जाएगी। अच्छा, क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड है ना। अब तो लेवल प्लेइंग फील्ड का लफ्ज ही पुराना होकर अब ओपन फील्ड हो गई है। ठीक है, तो वन साइडेड फील्ड चाहिए। सही है। और ये उसी की कड़ी है। और आप देखें, जिस तरह पहले मैं बात कर रहा था फवाद की इंडक्शन, मियां नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की कैबिनेट में आने का मतलब आप खुद ही समझ जाएं, जो कौम को खुद समझ आ रही है। तो मियां साहब की तमाम सेटिंग है, ये पूरी कहानी थी जिसके तहत फाइनली मियां नवाज शरीफ की जो डील है अपने अंजाम पे पहुंची है। और मैं कौम से तवक्को कर रहा हूं कि एटलीस्ट 34 तोपों की सलामी तो दी जाए फाइनली मियां नवाज शरीफ के आने। डील है, ये डील ये है। बड़ी देर का इंतजार था, पूरा पाकिस्तान इंतजार कर रहा है कि नवाज शरीफ साहब कब वापस आते हैं, और तस्दीक भी कर दी गई है उनके छोटे भाई की तरफ से। तो ऐसे में जो नून लीगिए हैं और जो नवाज शरीफ साहब की वापसी है, उस पर तो मुझे ये शेर याद आता है कि वो आ रहे हैं, वो आते हैं, आ रहे होंगे, शब फिराक ये कहकर गुजार दी हमने। कुछ दिल का हाल नून लीगियों का इसी तरह का ही मालूम होता है। जावेद साहब, आप इस पर क्या कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के पास कोई ऑप्शन बाकी रह जाता है, क्योंकि सबूत सारे उनके अगेंस्ट आ रहे हैं? देखो, पाकिस्तान की जो सियासी तारीख है ना, और सियासी जमातों के हालात हैं जो माजी की हैं, इनके बारे में एक ही बात है कि कभी की रातें बड़ी और कभी के दिन बड़े। पीटीआई की रातें आजकल बड़ी हैं, तो इनके खिलाफ केसेस भी बनते जाएंगे, एविडेंस भी कलेक्ट होते जाएंगे, सज़ाएं भी होती जाएंगी। जिनके दिन ढल गए, जैसे दिन रोशनी आ रही है नवाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, उनके केसेस भी ख़त्म हो रहे हैं और वापस भी आ रहे हैं। अच्छा। तो ये है पाकिस्तान की सियासत के डायनामिक्स। 9 मई के मामले को कोई पाकिस्तानी उसको कंडेम किए बगैर नहीं रह सकता। आप डायनामिक्स कहेंगे या वंडर्स कहेंगे? वंडर्स कह लें, आप वंडर्स कह लें। तो 9 मई का एक ऐसा वाकया है, इसको तो कोई बंदा सपोर्ट कर ही नहीं सकता। नहीं कर सकता, बिल्कुल। जहां तक पीटीआई चेयरमैन का मामला है, हम ये देख रहे हैं कि जनाब के उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स 400 से ज़्यादा। तो मैं तो 2-3 बातें करूंगा। पहली चीज़ ये है कि जब वो गिरफ्तार थे, वो तो जेल में थे 2-3 दिन। अच्छा। तो जब
जो हमारा हमने केसेस देखे हैं पाकिस्तान में, जिस वक्त एक्टिविटी हो रही है वो तो किसी के साथ राब्ते में भी नहीं थे। तो इसलिए आई डोंट नो कैसे उनका राब्ता हो गया, पहली चीज। दूसरी चीज वही आई होगी कोई। दूसरा मैं आपको मिसाल दूंगा, आपको याद होगा चौधरी साहब, TLP का जब एक प्रोसेशन हुआ था तो फवाद चौधरी और शेख रशीद, हमने ही अपने शोज में बात की थी अच्छा। कि सोशल मीडिया अकाउंट्स इंडिया से हैंडल हो रहे हैं, अफगानिस्तान से हैंडल हो रहे हैं और ममालिक से हैंडल हो रहे हैं, मुलव्वस है और उसमें रॉ और फॉरेन एजेंसीज मुलव्वस हैं। हाँ जी। तो अगर ये 400 अकाउंट्स हैं तो इसकी जगह अगर हम फाइंडिंग निकालना शुरू चलिए, अगर आप करेंगे तो इन कहां से 400 कहां अकाउंट्स तक को साइड पर रख दें, और फिर इसके अलावा आप वहां पर एनी शाहिदीन को ले आए, आप अच्छा। मेंबर्स को ले आए जो वहां जो पर बनता गुफ्तगू उनको करते सजाए रहे। दें, इसमें कोई डाउट नहीं है। और तीसरी और सबसे अहम चीज, इमरान खान PTI चेयरमैन पे हमला हुआ था, हाँ जी। उस JIT की भी तो रिपोर्ट आ जानी चाहिए ना, वो उससे पहले था, उसका फैसला क्या हुआ? मतलब वो उसकी FIR का मामला भी कंफ्यूज चलता रहा कि जबकि पाकिस्तान का तो कानून या कहता है या तो आप कानून तब्दील उस कर पर भी लेना कितने कि U-turn जो भी किए, एप्लीकेशन वो भी याद है। देगा। मेरी एक जज से बात हुई, वो कहते नहीं कि जो FIR होती है वो किसी के खिलाफ वो सजा नहीं होती, दैट इज फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो उसमें जो मुद्दई होता है वो जो मर्जी लिखे, हमने इंक्वायरी करनी है।